गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। अपन बात कर रहे थे एमएससी प्रीवियस जूलॉजी के पेपर 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो अपन सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे उसके अंदर अपन ने स्टार्ट कर दिया था, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया था। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन कंप्लीट भी हो गया था। उसके बाद में यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन अपन ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और जहाँ तक मुझे याद है यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन का अपन ने इनिशिएशन स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। इनिशिएशन क्या होता है, ठीक है। ये अपन ने लास्ट उसमें प्रोकैरियोटिक का टर्मिनेशन पढ़ा था। टर्मिनेशन के बाद में यहाँ पर टर और टस प्रोटीन के द्वारा टर्मिनेशन होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था क्या कि किस तरह से प्रोटीन एंड एंजाइम इन्वॉल्व किस तरह से क्या होते हैं, यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पर देखा था अपन ने यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में अपन ने देखा था कि यहाँ पर कि इनके पास क्या होते हैं, मल्टीपल ओरिजिन होते हैं। इनके पास क्या होते हैं, मल्टीपल ओरिजिन होते हैं। और यहाँ पर अपन ने स्टार्ट कर दिया था कि किस तरह से यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन होता है, उसमें अपन ने स्टार्टिंग कर दिया था, इनिशिएशन स्टेज स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन ने हेलिकेज लोडिंग इन यूकैरियोट्स में पढ़ा था। यूकैरियोट्स में जो हेलिकेज को लोड करवाते हैं वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं। सबसे पहला ORC यानी ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। ये किसकी तरह कार्य करता है, एक्ट एज इनिशिएटर प्रोटीन की तरह कार्य करता है। ठीक है, किसकी तरह कार्य करता है, इनिशिएटर प्रोटीन की तरह कार्य करता है। दूसरा अपन देखिए CDT1 एंड CDC6। ये दोनों क्या है, लाइसेंसिंग फैक्टर या फिर इनको कह सकते हैं अपन हेलिकेज लोडर भी इनको कह सकते हैं। तीसरा MCM227, ये क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम होता है। और ये क्या होता है, ATP डिपेंडेंट मैनर में, यानी जब ये लोड होगा तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ATP की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, यहां पर देखिए ATP की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा अपन देखिए यहां तक अपन ने बात कर ली थी, इसमें इनिशिएशन स्टेज की भी बात कर ली थी। यहां पर सबसे पहले क्या है कि किस तरह से यूकैरियोट्स में हेलिकेज क्या होता है, लोड होता है। यहाँ पर ORC बाइंड होता है, फिर CDC6 बाइंड होता है, CDC6 के पास ATP होता है, और फिर MCM227 यानी हेलिकेज को लोड करवाने के लिए CDT1। ठीक है, CDT1 के बाद में यहाँ पर ये क्या होता है, CDT1 क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और CDC6 भी क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। बाद में ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पर, यानी यूकैरियोट हेलिकेज लोड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने बात की थी कि किस तरह से जो MCM227 है वो क्या करता है, एक्टिव होता है। यहाँ पर अपन ने ये बात की थी, यहाँ तक क्या कौन सी फेज में होता है, G1 फेज में, और यहाँ से S फेज के अंदर क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर SID2 SID3 DPP1 ये क्या करते हैं, यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं CDK और DDK, ये काइनेज प्रॉपर्टी के एंजाइम होते हैं, ये साइकिल डिपेंडेंट काइनेज होता है। ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं, इनको रिक्रूट करते हैं जिन-S और CDC45, और ये दोनों ही क्या होते हैं, हेलिकेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन होती है। और लास्ट में क्या बनता है, CMG कॉम्प्लेक्स बनता है। ये अपन ने बात की थी। अब इसके बाद में अपन थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि किस तरह से इनकी थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। ये वही बात है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जैसे कुछ वो बनते हैं, ORC बनता है, यहाँ पर ORC CDC बनता है, OCCM बनता है, OCM बनता है, DH बनता है। ठीक है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, और लास्ट में CMG कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये किस तरह से बनेंगे ये अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा थ्योरी के अंदर देख लेते हैं इनको। ठीक है, यहां पर देखोगे तो सबसे पहला इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन का इनिशिएशन की बात कर रहे हैं। इनिशिएशन में देखिए तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट आता है ओरिजिन। सबसे पहला पॉइंट ये आता है ओरिजिन। द रेप्लिकेशन ओरिजिन हैव कंजर्व DNA सीक्वेंस। जो रेप्लिकेशन ओरिजिन होता है वो क्या होता है, कंजर्व्ड DNA सीक्वेंस होता है, यानी ये क्या होता है, कंजर्व होता है। एज द यूकैरियोटिक जीनोम इज मच लार्जर
देन द प्रोकैरियोटिक जीनोम। यानी क्या कह रहा है कि जो यूकैरियोटिक जीनोम होता है उसमें लार्जर होता है, किसके कंपैरिजन में देखें तो मच लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक जीनोम। यानी प्रोकैरियोटिक जीनोम के कंपैरिजन में देखें तो ये क्या होता है, लार्जर होता है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ओरिजिन इन यूकैरियोट्स जीनोम। यानी जो एक यूकैरियोटिक जीनोम होता है उसके अंदर क्या होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ओरिजिन होते हैं। यानी बात करें तो ओरिजिन जो साइट होती है, यानी जहाँ से ओरिजिन स्टार्ट होता है वो कितने होते हैं, प्रोकैरियोट्स में जैसे सर्कुलर डीएनए होता है, ये मैंने पहले भी बता दिया बहुत बार कि प्रोकैरियोट्स में जो ओरिजिन होता है सिंगल ओरिजिन होता है। यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए होता है, लीनियर डीएनए के कारण यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, ओरिजिन होते हैं। तो मतलब कितने बता रहा है, देयर आर 100 ऑफ ओरिजिन इन यूकैरियोटिक जीनोम। यूकैरियोटिक जीनोम में क्या होते हैं, 100 ऑफ ओरिजिन होते हैं। Hence the replication can be simultaneously and complete the replication faster। यानी जो यहाँ से रेप्लिकेशन साइमल्टेनियसली चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, जिस कारण से जो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। जिसमें एग्जाम्पल में अपन ने जब प्रोटीन एंड एंजाइम्स की बात की थी वहाँ पर अपन ने डिटेल से देखा था कि जो ड्रोसोफिला होता है उसके अंदर जो रेप्लिकेशन होने में 3 मिनट लगते हैं, लेकिन ई कोलाई को रेप्लिकेट होने में 33 मिनट का समय लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ड्रोसोफिला होती है वो यूकैरियोटिक सेल्स होती है और उसके अंदर देखें तो उसके अंदर जो रेप्लिकेशन होता है, उसके अंदर जो रेप्लिकेशन होता है यानी ओरिजिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ओरिजिन हैज़ द सीक्वेंस टू विच और RIC बाइंड। यानी क्या कह रहा है कि जहाँ पर ओरिजिन होता है वहाँ पर एक सीक्वेंस बाइंड होती है, उस सीक्वेंस को यानी एक प्रोटीन बाइंड होती है जिसको कहते हैं अपन ORC बाइंड, यानी ORC यानी ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है वहाँ पर बाइंड होता है। ये अपन ने पीछे इनिशिएशन में देखा है, डायग्राम में बना के अपन ने डिटेल से देखा है। नेक्स्ट देखिए कि ORC क्या होता है। नेक्स्ट अपन देखें कि ORC क्या होता है, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। यहां पर देखिए ORC और द ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ 6 सब यूनिट। कितने सब यूनिट का कॉम्प्लेक्स होता है, ये 6 सब यूनिट का कॉम्प्लेक्स होता है। अरेंज्ड इन C शेप स्ट्रक्चर एंड सर्कलिंग द DNA एट ओरिजिन। यानी ये अरेंज होता है किस शेप में, C शेप की स्ट्रक्चर्स में, और N सर्कल करता है मतलब DNA के चारों तरफ C शेप। जैसे ये मान लो ये क्या है, DNA है। अब यहाँ पर इसकी ये क्या कौन सी साइट है, ORI साइट यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है। अब यहाँ पर जो ये प्रोटीन बाइंड करेगी वो C शेप में बाइंड करेगी इस सर्कुलर DNA के। ठीक है, यानी इसके चारों तरफ चक्कर के फॉर्म में यानी राउंड शेप में यानी एंड सर्कल करेगी। और कहां पर करेगी, ओरिजिन साइट पर। दिस कॉम्प्लेक्स बाइंड एंड रिक्रूट अदर फैक्टर टू एस्टेब्लिश ए प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। यानी क्या करता है ये कॉम्प्लेक्स बाइंड होने के बाद में रिक्रूट करता है अदर फैक्टर्स को टू एस्टेब्लाइज ए प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। किसको एस्टेब्लाइज करने के लिए, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स को एस्टेब्लाइज करने के लिए क्या करता है, कुछ प्रोटीन्स को या एंजाइम्स को क्या करता है, रिक्रूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें ORC CDC DNA कॉम्प्लेक्स। यानी अभी अपन ने बात की थी कि जो ORC होता है वो कुछ प्रोटीन्स को या कुछ फैक्टर्स को क्या करता है, रिक्रूट करता है। अब रिक्रूट करता है तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर किसको रिक्रूट कर रहा है, जो ORC होता है वो किसको रिक्रूट कर रहा है, CDC6 को। यानी कहे तो CDC6 की फुल फॉर्म क्या होगी, सेल डिवीजन 6। इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे अपन, CDC6। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, सेल डिवीजन 6। प्रोटीन और CDC6 बाइंड द ORC
यानी कह सकते हैं ओरिजिन डीएनए कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग लेट एम फेज ऑफ द सेल साइकिल, यानी जो एम सेल साइकिल की जो एम फेज होती है उसके बाद में यहाँ पर क्या बाइंड होती है, CDC6 बाइंड होती है, कहाँ पर, ORC के ऊपर। ATP बाइंडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ORC CDC6 DNA कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यहाँ पर ये ध्यान देना कि जब भी यहाँ पर CDC6 लोड होगा वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट होगी, ATP की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो जब CDC6 लोड हो रहा है तो यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट है, ATP की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखें, OCCM कॉम्प्लेक्स। OCCM कॉम्प्लेक्स की फुल फॉर्म देखें तो यहां पर देखोगे O का मतलब क्या होगा, ORC, O का मतलब क्या होगा, ORC, दूसरा CDC6, तीसरे C की बात करें तो CDT1, ठीक है, और यहां पर देखें तो O का मतलब ORC, C का मतलब CDC6 और C का मतलब CDT1 और M का मतलब MCM227, MCM227, ये क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहां पर देखें तो यहां पर देखो CDT1, CDT1 MCM227 हेप्टामर देन बाइंड द ORC CDC6, यानी क्या कहना चाह रहा है कि जो MCM227 है वो तो क्या है, एक हेलिकेज एंजाइम है। ठीक है, और इसको रिक्रूट करवाने के लिए एक प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है CDT1, यानी CDT1 लेकर आएगा किसको, MCM227 को, और ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, हेप्टामर होती है, और ये बाइंड होती है कहाँ पर, ORC CDC6। ये कॉम्प्लेक्स अपन ने पहले बनाया था, ORC CDC6 कॉम्प्लेक्स बनाया था, अब वहां पर बाइंड कौन होगा, MCM227। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड लोड्स MCM227 onto डबल स्ट्रैंड DNA, यानी जो ये कॉम्प्लेक्स बाइंड होते हैं जिसमें क्या होता है, जो हेलिकेज होता है, हेलिकेज कौन सा, MCM227, वो कहां पर लोड होता है, डबल स्ट्रैंड DNA के ऊपर। MCM227 द मिनी क्रोमोसोम मेंटेन्स 227 consist of 6 spirally arranged subunit which form the core of the replicative DNA helicase, यानी ये किसकी प्रॉपर्टीज बता रहा है, जो हेलिकेज एंजाइम है उसकी प्रॉपर्टीज बता रहा है कि जो हेलिकेज होता है वो 2 से 7 सब यूनिट होती है। अब 2 से 7 में देखोगे तो कितनी सब यूनिट होंगी, 6 सब यूनिट। 2 to 7 में देखोगे तो कितनी सब यूनिट होंगी, 6 सब यूनिट, और ये 6 सब यूनिट क्या होंगी, अरेंज्ड होंगी, स्पाइरली अरेंज्ड सब यूनिट विच फॉर्म द कोर ऑफ रेप्लिकेटिव DNA हेलिकेज, और वो किसका फॉर्मेशन करती है, कोर ऑफ द रेप्लिकेटिव DNA हेलिकेज का फॉर्मेशन करती है। CDT1 और द क्रोमेटिन लाइसेसिंग, यानी इसको CDT1 को क्रोमेटिन लाइसेसिंग एंड DNA रेप्लिकेशन फैक्टर फर्स्ट स्टेबलाइज ए सिंगल MCM227 हेक्सामर, यानी जो इसको स्टेबलाइज करेगा वो कौन करेगा, CDT1 और द क्रोमेटिन लाइसेसिंग एंड DNA रेप्लिकेशन फैक्टर 1, ये दोनों क्या करते हैं, इसको CDT1 और रेप्लिकेशन फैक्टर को स्टेबलाइज करते हैं ए सिंगल MCM227 हेक्सामर एंड लोड ऑन द क्रोमोसोम, यानी अभी इसकी एक ही क्या है,
सब यूनिट है, मतलब कहेंगे तो एमसीएम का एक ही MCM227 यानी एक ही एंजाइम है। अब ये दो एंजाइम्स में यानी दो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अपने को दो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करना है, लैगिंग स्ट्रैंड का और लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करना है, तो दो की रिक्वायरमेंट होगी, दो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर अभी एक ही एंजाइम क्या हुआ है, लोड हुआ है। द बाइंडिंग of CDT1 MCM2 ORSC complex lead to the formation of OCCM complex। यानी क्या कह रहा है, द बाइंडिंग ऑफ CDT1 MCM227 ये दोनों बाद में रिक्रूट होंगे, ठीक है, और ORC और CDC ये पहले ही बन गए थे। कॉम्प्लेक्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ OCCM कॉम्प्लेक्स। यहां पर देखोगे तो यहां पर देखो सबसे पहले ORC कॉम्प्लेक्स है सबसे पहले कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ORC कॉम्प्लेक्स। दोबारा देखोगे तो ORC के बाद में CDC6 यहां पर क्या हुआ, रिक्रूट हुआ और यहां पर बन गया ORC CDC6 कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद में यहां पर देखो MCM227 और CDT1 रिक्रूट हो रहा है, तो यहां पर बन गया OCCM कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से CDT1 और CDC6 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने के बाद में यहां पर वापस से एक CDC6 आएगा, फिर वापस से यहां पर क्या होगा, एक MCM227 CDC हेलिकेज CDT1 ये ऐड होगा, और इस तरह से यहां पर दो MCM का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहां तक हो गया, OCCM कॉम्प्लेक्स बन गया। नेक्स्ट बात करें OM इंटरमीडिएट। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, OM इंटरमीडिएट। अब OM इंटरमीडिएट का मतलब क्या होगा, यहां पर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, यानी इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज accompanied with ATP hydrolysis and the release of CDC। यानी क्या कह रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कब होगा, जब ATP का क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, एंड द रिलीज ऑफ CDC6, और क्या रिलीज होगा, CDC6 एंड CDT1, ठीक है। द रिलीज ऑफ CDC, these two proteins lead to the formation of ORC MCM intermediate ORC MCM intermediate, ये यहां पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। OM का मतलब क्या होगा, O का मतलब क्या है, ORC, M का मतलब क्या है, MCM227। अब ORC MCM का जैसे मतलब देखें अपन, तो यहां पर अपने के पास क्या था, ये DNA था, यहां पर ORC बाइंड हो गया था, ठीक है, ORC बाइंड हो गया था। अब ORC बाइंड होने के बाद में यहां पर सबसे पहले CDC6 आया था, ठीक है। फिर CDC6 के बाद में यहां पर रिक्रूट करता है कौन, CDT1, और CDT1 किसको बाइंड करके रखता है, MCM227 को। यानी जो MCM227 है, हेलिकेज एंजाइम है, वो किसके बिना नहीं आता, CDT1 के बिना नहीं आता, और CDT1 किसका दोस्त है, CDC6 का दोस्त है। CDC6 क्या करता है, CDT1 को लेके आता है। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया था, इसको अपन ने कहा था OCCM कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स के बाद में यहां से क्या क्या रिमूव हो जाता है, CDC6 रिमूव हो जाता है और CDT1 रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर देखो कि ATP का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो यहाँ पर CDC6 और CDT1 क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। द रिलीज ऑफ द टू प्रोटीन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या, OM इंटरमीडिएट। तो बीच में किसका फॉर्मेशन होता है, OM इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया। अब बाद में वापस से देखो OCM कॉम्प्लेक्स बनेगा। OCM कॉम्प्लेक्स की बात करें तो OCM कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, टू द OM इंटरमीडिएट अनोदर CDC6 मोलिक्यूल्स बाइंड टू फॉर्म, यानी यहां पर
अब दोबारा अपने को देखो 2 हेलिकेज एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। 2 हेलिकेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। ये अपन ने डिटेल से पहले पढ़ा हुआ है कि बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होगी तो 2 हेलिकेज की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एक लेफ्ट साइड में एक अलग रेप्लिकेशन फोर्क को ओपन करेगा, दूसरा अलग रेप्लिकेशन फोर्क को ओपन करेगा। अब यहाँ पर OCCM कॉम्प्लेक्स बना था, उसके अंदर एक हेलिकेज तो लोड हो गया था, अब दूसरे हेलिकेज की जरूरत पड़ेगी, तो दूसरे हेलिकेज की जरूरत के लिए यहाँ पर देखो OM इंटरमीडिएट बनता है, यानी ORC भी है अभी और MCM भी है, और जहां पर ORC होता है तो वहां पर CDC6 ऐड हो सकता है। ठीक है, यहां पर देखो तो यहां पर टू द OM इंटरमीडिएट अनोदर CDC6, यहां पर दोबारा क्या करता है, CD6 मॉलिक्यूल्स को बाइंड करवाता है एंड टू फॉर्म एन ORC CDC6 MCM 227 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहां पर क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पर देखोगे तो इसमें दे रखा है डायग्राम में, यहां पर OCCM हो गया, अब यहां पर OCM बनेगा, अब यहां पर क्या बनेगा, DH बनेगा, DH के बाद में लास्ट का जो मेन कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है CMG कॉम्प्लेक्स होता है। OM इंटरमीडिएट हो गया, OCM कॉम्प्लेक्स बन गया। अब OCM कॉम्प्लेक्स के बाद में देखोगे तो OCM कॉम्प्लेक्स के बाद में देखोगे तो OCM कॉम्प्लेक्स में नेक्स्ट बनता है कौन सा, नेक्स्ट बनेगा कौन सा, DH। अब DH का मीन्स क्या है, H अनोदर मॉलिक्यूल ऑफ MCM 227 हेक्सामर। अब दूसरा मॉलिक्यूल किसका, MCM 227, यानी ये क्या है, हेलिकेज है, और दूसरा हेलिकेज अपने को क्या होता है, चाहिए होता है, इज ब्रॉट टू द OCM कॉम्प्लेक्स, यानी ये कहां पर बाइंड होता है, OCM कॉम्प्लेक्स पर। द 2 हेक्सामर आर पोजिशन टू फॉर्म हेड टू हेड MCM डबल हेक्सामर, इसको कहेंगे अपन डबल हेक्सामर, मतलब DH, एंड CDC6 ORC एंड CDT1 आर रिलीज्ड एंड स्टिल इन G1 फेज। यहां पर क्या कह रहा है, यहां तक ही है ये सेंटेंस, कि दोबारा दूसरा जो हेलिकेज है MCM 227 है वो क्या होता है, अब ऐड होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ऐड होता है OCM कॉम्प्लेक्स पर, और दोनों हेक्सामर्स जो पोजीशन हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, पोजीशन हो जाते हैं, दोनों के हेड टू हेड का फॉर्मेशन होता है MCM डबल हेक्सामर, यानी जो MCM का मॉलिक्यूल्स होता है वो डबल हो गए और उसको कहेंगे डबल हेक्सामर। एंड बाद में क्या होता है, CDC6। अब यहाँ पर देखो ये बात ध्यान रखना कि अब यहाँ पर ORC ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स भी क्या हो जा रहा है, रिलीज हो जा रहा है। ORC एंड CDC6 एंड CDT1 आर रिलीज एंड स्टिल इन G1 फेज। यहां पर यह बात समझने की है कि जब तक हेलिकेज लोड होता है ये कंडीशन होती है कौन सी फेज में, सेल साइकिल के G1 फेज में। सेल साइकिल की कौन सी फेज में कंडीशन कंप्लीट होती है, ये G1 फेज में। अब और अपन ने पढ़ा हुआ है कि जब भी जो DNA रेप्लिकेशन करता है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब DNA रेप्लिकेशन होता है वो कौन सी फेज में होता है, सेल साइकिल के S फेज में होता है। लेकिन यहां पर S फेज में क्या होगा, हेलिकेज जो एक्टिव होगा, यहां पर जो हेलिकेज होता है वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, यानी रेप्लिकेशन से पहले जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या कहलाएगा, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। अब प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या पाया जाएगा, देखो द DH एन सर्कल। DH क्या होगा, देखो अभी अपन ने बात की थी डबल हेक्सामर, किसके बारे में बात की थी, डबल हेक्सामर के बारे में बात की थी।
द डबल हेक्सामर एनसर्कल द डबल स्ट्रैंड डीएनए, यानी ये क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है, और यहां पर मानो तो यहां पर इस तरफ भी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वो हो रहा है न्यू स्टेट का सिंथेसाइज होगा, मतलब रेप्लिकेशन होगा। तो यहां पर 6 सब यूनिट किसकी, हेलिकेज की, 6 सब यूनिट किसकी, हेलिकेज की, और यहां पर 6 सब यूनिट किसकी, हेलिकेज की क्या होती है, बाइंड होती है। तो यहां पर 2 हेलिकेज बाइंड हो गए। अब ये इधर की तरफ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये इधर की तरफ हाइड्रोजन को बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो द डीएच एन सर्कल, यानी जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है उसके चारों तरफ ये एमसीएम का कॉम्प्लेक्स होता है, यानी एमसीएम होता है, वो क्या हो जाता है, एन सर्कल फॉर्म में आ जाता है। द डबल स्ट्रैंड डीएनए एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, यानी जो दोनों के दोनों हेलिकेज एंजाइम है, एमसीएम है, वो क्या होते हैं, एन सर्कल होते हैं, यानी डबल स्ट्रैंड डीएनए के, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते, या प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स इज आल्सो एज डीएनए लाइसेसिंग, इसको क्या कहा जाएगा, डीएनए लाइसेसिंग, लाइसेसिंग प्रोसेस कहा जाएगा। दिस प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स डीएच यानी डबल हेक्सामर इज इनएक्टिव, यहां पर ये पॉइंट ध्यान रखना, ये प्रोसेस क्या होती है, इनएक्टिव होती है, एंड अनेबल टू कैरी आउट द अनवाइंडिंग एक्टिविटीज, यानी जो ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स है, ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, क्योंकि एमसीएम जो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी जो हेलिकेज एंजाइम होता है, उसको क्या करवाने के लिए, एक्टिव करवाने के लिए स्पेसिफिक काइनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी अपन ने बात की थी स्पेसिफिक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, GINS और CDC45, ये दो इसको क्या करवाने की जरूरत पड़ती है, इसको एक्टिव करवाने की जरूरत पड़ती है। और एक्टिव कौन सी फेज में होगा, एस फेज में एक्टिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, पीछे वाला था प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, यानी रेप्लिकेशन से पहले वाला कॉम्प्लेक्स, और ये इनिशिएशन करने से पहले वाला कॉम्प्लेक्स, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ड्यूरिंग एस फेज, ये ध्यान रखना, ये एस फेज के अंदर होता है। द काइनेज, काइनेज कौन कौन से, डीडीके, द काइनेज कॉल्ड डीडीके यानी फॉस्फोराइलेट एंड एक्टिव्स द MCM227 DHS, यानी ये क्या करते हैं, कौन से एंजाइम, डीडीके, डीडीके एंजाइम है, ये काइनेज प्रॉपर्टी से होती है इसके पास, ये क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है एंड एक्टिव करता है किसको, MCM के डबल हेक्सामर को। द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन विच एक्टिव MCM227 इज कॉल्ड प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, यानी वो प्रोटीन जो इसको क्या करती है, एक्टिव करती है, उसे क्या कहते हैं, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है। बाकी ये ऐसे ही है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऐड हो रखा है, ठीक है। तो एस फेज के अंदर जो काइनेज होता है वो क्या होता है, डीडीके होता है एक और काइनेज होता है सीडीके होता है, एक डीडीके होता है। लास्ट आता है जो लास्ट अपना कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा CMG कॉम्प्लेक्स। लास्ट अपना जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, CMG कॉम्प्लेक्स। और इस CMG कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, देखो द फॉस्फोराइलेशन ऑफ डबल हेक्सामर एक्सपोज ए SID3 binding site on the MCM complex. This favor the binding of SID3 SID7 complex along with CDC45 the to replication origin. replication origin के लिए
यहाँ पर इस स्लाइड, यहाँ तक ही इस स्लाइड को कर लेना, यहाँ तक ही है ये, बाकी ये नहीं है। द फॉस्फोराइलेशन ऑफ डबल हेक्सामर एक्सपोज करता है किसको, SID3 बाइंडिंग साइट ऑन द MCM227 कॉम्प्लेक्स। This favor the binding of SID3 and SID7 complex किसके साथ, CDC45 के साथ, किसके कहाँ पर, टू रेप्लिकेशन ओरिजिन। अब यहाँ पर देखो CMG कॉम्प्लेक्स में किस किस का फॉर्मेशन होगा, CMG, यानी C का मतलब क्या होगा, C का मतलब होगा CDC45, M का मतलब क्या होगा, MCM227, और G का मतलब होगा GINS। ये अपन ने पढ़ा हुआ था कि जो दो काइनेज होते हैं, CDK काइनेज, DDK काइनेज, ये फॉस्फोराइलेट करते हैं और रिक्रूट करवाते हैं किसको, CDC45 को और किसको, GINS को। यहां पर देखो these थ्री प्रोटीन कौन कौन सी, SID2, SID3 एंड DPP11 फॉर्म ए प्लेटफॉर्म टू द बाइंडिंग ऑफ द एसेसरी फैक्टर्स CDC45 एंड जिन विथ MCM227। यानी क्या कह रहा है, तीन प्रोटीन होती है, कौन कौन सी, SID2, SID3 और DPP11 form a platform for the binding of the accessory factors। यानी ये क्या प्रोवाइड करवाता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है किसके लिए, CDC45 और GINS प्रोटीन को बाइंड करवाने के लिए क्या करवाते हैं, ये तीनों प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं। और इनको जो रिक्रूटमेंट होता है या इनको जो फॉस्फोराइलेट करेगा वो कौन करेगा, CDK एंजाइम्स करेगा। The association of CDC45 and GIN result in the formation of CDC45, MCM227, GIN, यानी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CMG कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड SID2, SID3 एंड DPP11 गेट डिसोसिएटेड, और बाद में क्या हो जाएंगे, ये तीनों प्रोटीन्स क्या हो जाएंगी, डिसोसिएट हो जाएगी। ये भी यहां तक ही सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और यहां पर इस तरह से जो अपना प्रोकैरियोट्स में जो वो था, सॉरी यूकैरियोट्स में जो अपन पढ़ रहे थे रेप्लिकेशन, उसका इनिशिएशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इनिशिएशन में अपन ने देखा था बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनते हैं और लास्ट में जो कॉम्प्लेक्स बचता है वो होता है CMG कॉम्प्लेक्स। और जब CMG कॉम्प्लेक्स बन जाता है और वो CMG कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, जो CMG कॉम्प्लेक्स होता है वो एक एक्टिव फॉर्म होती है, किसकी, एक्टिव फॉर्म होती है ऑफ हेलिकेज। जो हेलिकेज होता है उसकी क्या होती है, एक्टिव फॉर्म होती है। और ये हेलिकेज क्या करता है, ये हेलिकेज क्या करेगा बाद में, अनवाइंड हाइड्रोजन बॉन्ड। किसको अनवाइंड करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो नाइट्रोजन बेस के बीच में, उनको क्या करेगा, अनवाइंड करेगा। तो इस तरह से क्या होता है, इनिशिएशन स्टार्ट होता है। एक बार दोबारा देखना चाहो तो डायग्राम में देख लो, वही चीजें हैं, किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनता है। यहां पर ये स्टार्टिंग वाला अपन ने डिटेल से पढ़ लिया था, ये वाला एक बार देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले ORC कॉम्प्लेक्स बनता है, देखो यहाँ पर फिर CDC6 ऐड होता है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर CDC6 क्या हो गया, यहाँ पर ये ORC, ये CDC6, फिर बाद में यहाँ पर MCM227 और CDT1 आता है। यहाँ पर ये MCM227, ये CDT1, और इसको कहेंगे OCCM कॉम्प्लेक्स। फिर देखोगे तो यहाँ पर CDT1 और CDC6 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और CDC6 वापस से ऐड होता है। वापस से CDC6 ऐड इसलिए होता है क्योंकि अनोदर स्ट्रैंड पे भी क्या करवाना है, हेलिकेज लोड करवाना है। फिर वापस से क्या होगा, MCM227 और CDT1 ऐड होगा और वापस से ORC और CDC6 बाहर निकल जाएगा।
ठीक है। बाद में यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, MCM यानी डबल हेक्सामर, यानी ये MCM का कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पर देखो इस वाले में देखोगे तो यहाँ पर CDC45, GIN, पॉलीमरेज एप्सिलॉन, MCM और SID3, SID2, SID7, DPP11, ये सभी क्या करते हैं, इनको एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, DPP एंजाइम चाहिए, DDK और CDK, और ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये बनेगा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फिर बाद में यहाँ पर लास्ट में DBP1, SID2, SID7 ये सभी क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं और CMG कॉम्प्लेक्स बनता है। CMG कॉम्प्लेक्स में देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये है लीकेज, यहाँ पर ये है लीकेज, यहाँ पर ये देखोगे तो ये पॉलीमरेज एप्सिलॉन है, सॉरी पॉलीमरेज अल्फा है, यहाँ पर ये है पॉलीमरेज एप्सिलॉन, और यहाँ पर देखोगे तो ये रेड वाला है CDC45 और ये येलो वाला है CDC45 और ये GIN। तो इस तरह से ये क्या होता है, इनिशिएशन होता है किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। अब इनिशिएशन के बाद में देखें तो अपना क्या होगा, इलोंगेशन। इनिशिएशन के बाद में देखें तो इलोंगेशन, इनिशिएशन के बाद में देखें तो अपन इलोंगेशन इन यूकैरियोट्स। पहले अपन ने बात किया था किसके बारे में, प्रोकैरियोट्स के इलोंगेशन के बारे में। अब इलोंगेशन में देखें तो मेनली जो इलोंगेशन में एंजाइम काम में आता है, जो इलोंगेशन में एंजाइम काम में आता है वो कौन सा एंजाइम होता है, DNA पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम काम में आता है, DNA पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स में देखा था तो DNA पॉलीमरेज 5 टाइप के थे, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, जिसमें DNA पॉलीमरेज थर्ड मेन एंजाइम्स काम करता है, फर्स्ट भी कभी कभी काम करता है, जो लैगिंग स्ट्रेन का सिंथेसिस होता है वहां पर DNA पॉलीमरेज फर्स्ट काम में आता है, ठीक है। लेकिन वहां पर जो DNA पॉलीमरेज होता है उसको प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर DNA पॉलीमरेज को प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पर अपन ने बहुत टाइप के DNA पॉलीमरेज पढ़ा था, अपन ने याद हो तो इन यूकैरियोट्स में DNA पॉलीमरेज, इन यूकैरियोट्स ये अपन ने पढ़ा था। DNA पॉलीमरेज किसकी बात करें अपन, यूकैरियोट्स के अंदर बात करें तो अपन ने बहुत सारे टाइप के पढ़े थे। DNA पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा हो गया, थीटा हो गया, सिग्मा हो गया, कापा हो गया, आयोटा हो गया, जीटा हो गया, ठीक है, ये अपन ने बात की थी। माइक्रोन हो गया, लैम्डा हो गया, इस तरह से अपन ने बहुत सारे एंजाइम्स की बात की थी। इन एंजाइम्स के बारे में देखा होगा तो इन एंजाइम्स का स्पेसिफिक सबका अलग अलग अपन ने फंक्शन पढ़ा था। तो DNA जो पॉलीमरेज अल्फा होता है इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है ये प्राइमेज एक्टिविटी शो करता है, प्राइमेज एक्टिविटी शो करता है, यानी जो DNA पॉलीमरेज है उसको यहाँ पर किसी भी तरह के प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो DNA पॉलीमरेज अल्फा है, DNA पॉलीमरेज जो अल्फा है वो किसकी तरह कार्य करेगा, प्राइमेज की तरह कार्य करेगा। और अपन ने बात की थी इसके अंदर एक और आता है एप्सिलॉन, ठीक है, डेल्टा और एप्सिलॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, ये क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे। यानी जो DNA का सिंथेसिस करेगा उसके अंदर 3 एंजाइम्स मेन होंगे, कौन से, DNA पॉलीमरेज अल्फा और DNA पॉलीमरेज थीटा, वो डेल्टा और एप्सिलॉन। अब तुम्हें ध्यान हो तो DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन जब इनिशिएशन होता है उसी समय क्या हो जाता है, DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन भी ऐड हो जाता है। देखोगे इसमें यहां पर देखोगे
तो इस वाले डायग्राम में देखोगे तो जब सीडीके क्या करता है, काइनेज एक्टिविटी शो कर रहा है, और काइनेज एक्टिविटी के अंदर देखोगे तो ये एमसीएम 227 को काइनेज एक्टिव कर रहा है, लेकिन ये सीडीके किसको फॉस्फोराइलेट करेगा, सीडीके किसको रिक्रूट कर रहा है, SID2, SID3, DPP1 को। अब ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, पॉलीमरेज एप्सिलॉन, GIN और CDC45 को क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, और ये पॉलीमरेज एप्सिलॉन यहाँ पर पहले ही क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाता है, पहले ही ऐड हो जाता है। तो यहां पर मेन 3 ही एंजाइम्स होंगे, कौन कौन से, DNA पॉलीमरेज अल्फा, DNA पॉलीमरेज डेल्टा और DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन। इनमें से ये दोनों, एक लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करेगा, एक लीडिंग स्ट्रैंड का क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें तो DNA पॉलीमरेज कैसे करेगा। देखो यहां पर ये वाला जो डायग्राम है, यहां पर ये क्या है, डबल स्ट्रैंड DNA, यहां पर ये क्या है, डबल स्ट्रैंड DNA है। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर ये वाला जो एंजाइम्स है, ये कौन सा एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम है। हेलिकेज एंजाइम, यहां पर हेलिकेज क्या कर रहा है, यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनके बीच में ये वाले इन बॉन्ड को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। यहां पर देखोगे तो यहां पर टोपो आइसोमरेज है। टोपो आइसोमरेज क्या करता है, जो यहां पर नेगेटिव सुपरकोइलिंग आ जाता है, मतलब यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन जनरेट हो जाता है, उसको यहां पर ये रिमूव करता है। यहां पर देखोगे रेड में दे रखा है SSB प्रोटीन, यहां पर क्या होते हैं, SSB प्रोटीन। लेकिन जब अपन किसके अंदर देखें, यूकैरियोट्स के अंदर देखें तो SSB प्रोटीन की जगह कार्य करता है RPA, रेप्लिकेशन प्रोटीन A। ये अपने पहले पढ़ा हुआ है, ध्यान हो तो तुम्हें, कि जो यूकैरियोट्स होता है उसके अंदर जो बाइंडिंग प्रोटीन होती है वो कौन सा होता है, RPA। यहाँ पर SSB प्रोटीन नहीं आएगा, SSB प्रोटीन किसके अंदर आता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है। दूसरा यहां पर देखोगे तो यहां पर ये वाला जो एंजाइम्स है ये है पॉलीमरेज डेल्टा, और ये वाला जो एंजाइम्स है ये है पॉलीमरेज अल्फा, ये वाला एंजाइम्स है वो है पॉलीमरेज एप्सिलॉन। अब यहां पर देखो ये जो पॉलीमरेज अल्फा है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है, प्राइमर की तरह कार्य करता है। ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, यहां पर देखो इसके पास ये है प्राइमेज, यहां पर ये क्या है, इसके पास प्राइमेज है, और यहाँ पर ये पॉलीमरेज एंजाइम है, और ये प्राइमेज के कारण यहाँ पर ये देखो रेड रेड में क्या कर रहा है, प्राइमर ऐड कर रहा है। और यहाँ पर जब लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है तो बार बार जो DNA पॉलीमरेज अल्फा है वो क्या होता है, यहाँ पर बाइंड होता है। यहाँ पर देखोगे इन दोनों के ही यहाँ पर साइक्लिंग क्लैंप होता है, PCNA। यहाँ पर देखोगे तो पॉलीमरेज एप्सिलॉन के भी क्या है, PCNA है, यहाँ पर पॉलीमरेज डेल्टा के भी क्या है, PCNA है। अब दोनों के PCNA है, मतलब यहाँ पर जैसे प्रोकैरियोट्स में बीटा क्लैंप होता है, प्रोसेसिविटी फैक्टर्स होता है, ये भी क्या करता है, प्रोसेसिविटी फैक्टर है, और यूकैरियोट्स में जो प्रोसेसिविटी फैक्टर्स होता है वो क्या होता है, PCNA होता है। यहाँ पर हेलिकेज इस तरफ से क्या कर रहा है, इसको अनवाइंड कर रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर न्यूली सिंथेसाइज